हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम नीट पीजी 2023 काउंसलिंग की अपडेट्स पे बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अभी फिलहाल कौन कौन से स्टेट्स की नोटिफिकेशन आई है। और इसमें हम सबसे पहले हम ये भी बात करेंगे कि एनएमसी की तरफ से जो नेक्स्ट रिलेटेड गैजेट, ऑफिशियल गैजेट पब्लिश की गई है, उस गैजेट में क्या क्या पॉइंट्स नोटिसिएबल हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए जानने ज़रूरी हैं, और या फिर आप कह सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट गैजेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हरियाणा और यूपी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, सो उन इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड जो ऑफिशियल गैजेट पब्लिश की गई है एनएमसी की तरफ से, उसमें सबसे पहली बात तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है जो हम नोटिसेबल है कि कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, हर किसी को नेक्स्ट एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा अगर उनको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है या फिर पीजी सीट्स लेनी है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो कौन सी वो बैच है जो कि जो नेक्स्ट को फर्स्ट टाइम फेस करेंगी, वो है 2019 बैच। तो 2019 बैच के लिए नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस करेंगे 2019 बैच के स्टूडेंट्स। नाउ द थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि नीट पीजी कंटिन्यू की जाएगी 2024 में भी, और हो सकता है आगे भी कंटिन्यू की जाए अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट एग्ज़ाम नीट पीजी को रिप्लेस ना कर दे। अब ये नीट पीजी को नेक्स्ट एग्ज़ाम कब तक रिप्लेस करेंगी या नीट पीजी कब तक कंटिन्यू रहेगी, इसकी इंफॉर्मेशन एनएमसी की तरफ से आनी अभी बाकी है। इसको लेकर के अभी तक सिर्फ इतनी पॉइंट क्लियर की गई है कि 2024 में नीट पीजी कंटिन्यू किया जाएगा। सो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि नीट पीजी के पैटर्न से फैमिलियर हैं, प्लस नीट पीजी 2024 के लिए जो ड्रॉप लेना चाहते हैं। सो ये एक फैमिलियर पॉइंट है उनके लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि नेक्स्ट एग्जाम को ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट वन मोस्ट प्रोबेबली एक बार मई मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा और एक बार नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। और हो सकता है टाइम को लेकर के थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो एनएमसी की तरफ से डिसाइड करके बताया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपकी जो 10 ईयर्स ऑफ मेडिकल स्टडी है, मतलब जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तब से लेकर के 10 साल जब तक आपके कंप्लीट होते हैं, तब तक में आपको एटलीस्ट एक बार नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू क्लियर कर लेना है। विद इन 10 ईयर्स ऑफ स्पैन आपको एक बार नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम कितनी भी बार देते हो फॉर इम्प्रोवाइजिंग, तो उसके लिए आपके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है। ना इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स को एक बार जब उन्होंने नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट वन के बेसिस पे जो कि मार्किंग, जिसमें मार्किंग होगी, उसके बेसिस पे रैंक बनेगी और नीट पीजी की पीजी की सीट्स मिलेगी। सो अगर आप उसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, अपने मार्क्स इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, अपनी रैंक इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, जिससे कि आपको बेटर से बेटर सीट मिले, मतलब या तो गवर्नमेंट मिले या तो फिर कुछ और अच्छी सीट मिले, तो उसके लिए आप कितने भी बार नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो आप लास्ट टाइम आपने जो नेक्स्ट एग्जाम दिया था, जो लास्ट नेक्स्ट वन की एग्जाम होगी वही आपकी काउंट होगी। सो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि नेक्स्ट जो है वो 2023 नवंबर में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी, तो स्टार्टिंग में चांसेस हैं कि नेक्स्ट के पेपर को थोड़ा सा ईजी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो फैमिलियराइज करना चाहते हैं स्टूडेंट को। इस पैटर्न से पहले फैमिलियराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फैमिलियराइज करने के लिए और अडॉप्टेबल बनाने के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि नेक्स्ट एग्जाम को पहले स्टार्टिंग फेज में थोड़ा इजी पेपर रखा जाए और उसके बाद धीरे धीरे उसे टफ किया जाए। सो जितनी जल्दी आप नेक्स्ट को अडॉप्ट करके उसमें जितने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो आपकी रैंकिंग उतनी अच्छी आगे तक चल सकती है। आगे के 5 साल तक वो रैंकिंग आपकी वैलिड रह सकती है। बट अगर आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को, जो भी आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को दोबारा अगले साल दिया, तो आपकी जो रीसेंट नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपने दी हुई होगी वही उसी की जो मार्किंग है, उसी की जो रैंक है वो आपकी काउंटेबल होगी। उससे पहले की रैंकिंग काउंटेबल नहीं होगी। उससे पहले की जो नेक्स्ट वन की एग्ज़ाम की जो मार्क्स बनी है वो काउंटेबल नहीं होगी। सो लास्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम की ही आपकी मार्किंग जो है वो काउंटेबल होगी, उसी की रैंक आपकी जो है वो कंसिडर की जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट के एग्जाम में 6 सब्जेक्ट्स होंगे, मेन सब्जेक्ट्स प्लस अलाइड सब्जेक्ट्स।
उसमें अगर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में आप पास करने में अगर आप अगर आप फेल कर जाते हो, तो उसके लिए आप दोबारा आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद दोबारा नेक्स्ट वन जो है, जैसा मैंने बताया कि 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी, तो आप नेक्स्ट वन दोबारा से दे सकते हो उन सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे मान लेते हैं मेडिसिन के लिए और ओबीजी के लिए कोई स्टूडेंट फेल कर गए नेक्स्ट वन में, बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने वो पास कर गए, तो वैसे केस में जब नेक्स्ट वन दोबारा से कंडक्ट होगी आफ्टर 6 मंथ, तो वो उन दोनों पेपर के लिए नेक्स्ट वन देंगे और वो उसको पास कर सकते हैं। अ, और तभी नेक्स्ट वन पास कर सकते हैं और फिर वो अपनी आगे की जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टू में अपीयर होने के लिए, या आप कह सकते हो कि इंटर्नशिप में अपीयर होने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए आपको नेक्स्ट वन के पूरे 6 से 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप जाकर के इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाइड होगे। इंटर्नशिप आप तभी कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट करके पहले उसको पास करना होगा, तभी जाकर के आप इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाइड होगे, तभी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कुछ और पॉइंट्स हैं कि स्कोर ऑफ नेक्स्ट वन विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए नेक्स्ट वन के स्कोर वैलिड रहेंगे। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि धीरे धीरे अगर नेक्स्ट की एग्ज़ाम को, जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग फेज में नेक्स्ट एग्ज़ाम को थोड़ा इजी रखा जा सकता है स्टूडेंट को की अडॉप्टिबिलिटी के लिए, कि स्टूडेंट उसको इजी वे में अडॉप्ट कर सकें और उसको फैमिलियराइज बनाने के लिए, बट फिर धीरे धीरे उस पेपर को टफ किया जा सकता है। तो 5 ईयर्स के लिए जो ये है आपकी जो नेक्स्ट की जो मार्किंग है वो वैलिड रहेगी। सो जैसे जैसे नेक्स्ट पुराना होता चला जाएगा, नेक्स्ट वन पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे पेपर थोड़ी सी टफ भी होती चली जाएगी। सो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि थोड़ी थोड़ी पेपर टफ होती जाएगी, तो रैंकिंग और मार्क्स ऑब्टेन करना, रैंक अच्छी बनानी जो है वो आपके लिए और ज़्यादा टफ होती चली जा सकती है। सो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट नेक्स्ट वन स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर पीजी सीट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पीजी सीट्स के लिए जो लास्ट नेक्स्ट वन स्कोर होगी वही कंसिडर की जाएगी। इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए एक तो नेक्स्ट वन आपका क्वालिफाई होना, नेक्स्ट वन पास होना ज़रूरी है, और दूसरी बात है जो लाइसेंस के लिए देख रहे हैं उनको भी नेक्स्ट वन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई कि गैजेट में क्या क्या चीज़ें हैं। गैजेट में कुछ 1-2 पॉइंट है जिस पे मैं अभी आता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो फर्स्ट नेक्स्ट होगी वो ईजी हो सकती है या टफ हो सकती है, क्योंकि इस नेक्स्ट के आने के वजह से स्टूडेंट्स बहुत दुखी हैं, खास करके 2019 बैच वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइमर होंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि नेक्स्ट होगी, पैटर्न चेंज होगा तो क्या ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ऑब्वियसली जब पैटर्न चेंज होती है तो थोड़ी डिफिकल्टीज तो ज़रूर आती है, बट ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि एडॉप्टिबिलिटी बनाने के लिए और फैमिलियराइज करने के लिए नेक्स्ट वन जो स्टार्टिंग फेज की नेक्स्ट वन होगी, मतलब 2023 की, 2024 की, वो थोड़ी सी इजी रह सकती है, ऐसा किया जा सकता है। ये पहली चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फेज के जो नेक्स्ट होंगे वो थोड़ी सी इजी रह सकती है, और नीट पीजी 2024 जो होगी वो थोड़ी सी टफ हो सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आप मुझसे अग्री ना भी करो। दूसरी पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप पेपर के जो ये क्वेश्चन के कैरेक्टर को देखोगे जो इन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 60% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए इजी हो सकते हैं, क्योंकि मस्ट नो क्वेश्चंस हो सकते हैं। दैट मीन्स कि वो इजी हो सकते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा है या जो आप पढ़ते आ रहे हो उन्हीं टॉपिक्स में से रहेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड उन 60% क्वेश्चंस पे आते रहेंगे। सो वो क्वेश्चंस पकड़ने बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। 30% क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी टफ हो सकती है। और जो 10% क्वेश्चन होंगे वो इस कैटेगरी में रखी गई है कि यू मे नो और मे नॉट नो। सो आप कह सकते हो कि 60 to 90% क्वेश्चन जो फर्स्ट टू टाइप है, मस्ट नो एंड जो कैन नो वाले क्वेश्चन है 30%, 60 to 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक से मैच कर सकते हैं। सो इसके लिए आप जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और जितनी ज़्यादा आप अपने नोट्स पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। सो 60 to 90% क्वेश्चंस पे आप अपनी कमांड रख सकते हो।
बट जो 10% क्वेश्चन होंगे वो हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, मतलब थोड़े ज़्यादा टफ हो सकते हैं, जो हो सकता है आपको वो ना आए। सो 60 to 90% क्वेश्चन पे अगर आपके कमांड है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन नेक्स्ट वन ऑल्सो। अगर नेक्स्ट वन भी हो रही है तो आपके जो है वो मार्क्स वो अच्छे आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि 120 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसे बाय हाफ करके देखें तो 40 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट दी जाएगी। तो 40 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट, दैट मीन्स कि कुछ क्वेश्चन पेपर का जो तरीका होगा दैट वुड बी नॉट लाइक कि क्विकली या फास्ट फास्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। दैट विल बी कॉन्सेप्चुअल। आपके कॉन्सेप्ट को जज किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। इट विल टेस्ट योर नॉलेज। वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगी, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगी, और क्लिनिकल क्वेश्चन होंगे, हो सकता है थोड़ी लेंदी भी हो सकती है। सो क्विक सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं होंगे, फास्ट फास्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। दैट विल बी कि वो थोड़े से जो है वो आपकी लेंदी हो सकती है और कॉन्सेप्चुअल हो सकती है, राइट। और एज वी ऑल नो कि एम्स इज गोइंग टू कंडक्ट नेक्स्ट एग्जाम, तो आप जो है वो नेक्स्ट एम्स के जो इनिसेट के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अगर आप उठा करके सॉल्व कर लेते हो तो आपकी जो है हैबिट वो इस तरीके की बन जाएगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनिसेट किस तरीके के क्वेश्चन सेट करती है, एंड आपके लिए वो नेक्स्ट को अडॉप्ट करना वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी रखते हो, अप्रोच रखते हो, तो आई थिंक कि नेक्स्ट वन आने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये ज़रूर है कि पैटर्न चेंज हो रही है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर आ सकती है स्टूडेंट को, बट स्टिल इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आई थिंक यू कैन डू मच बेटर। आप जो है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अच्छा, ये तो बात हुई नेक्स्ट को लेकर के जो एनएमसी की तरफ से गैजेट आई है। उसके अलावा अगर नीट पीजी 2023 के अदर अपडेट्स को देखें तो यूपी की तरफ से भी एक गैजेट आई है और एक हरियाणा की तरफ से गैजेट आई है। यूपी के जो गैजेट आई है उसमें स्टाइपेंड और ट्यूशन फीस के बारे में डिस्कशन की गई है, जिसमें ये चीज़ें बताई गई है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो वो माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए अलग है, नॉन माइनॉरिटी के लिए अलग है। मतलब उसमें किसी प्रकार की चेंज नहीं आई है, जो लास्ट ईयर थी वही सेम फीस स्ट्रक्चर इस साल भी रहने वाली है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस है वो 14 लाख टू 25 लाख तक वैरी कर सकती है, 30 लाख तक वैरी कर सकती है। और जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे कि 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, एरा लखनऊ, तीर्थंकर जो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है मुरादाबाद, फिर करियर, एफएच आगरा, इंटीग्रल, ये जो 5 कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस माइनॉरिटी कॉलेजेस में आते हैं। और इनकी जो फीस है वो आपकी 25 टू 40 लाख वैरी करती है। मीन 25 लाख तो हो सकता है इनकी एनेस्थीसिया की फीस है, बट अपर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें, ओबीजी, मेडिसिन, पीडिया, डर्मा, रेडियो, तो ये अप टू 35 टू 40 लैक्स जाती है। सो इस तरीके की फीस है। और ऊपर से स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड को लेकर के प्राइवेट कॉलेजेस हर जगह कुछ ना कुछ बदमाशी जरूर करते हैं। और इस गैजेट में भी क्लियरली कहा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइपेंड होगी वो प्राइवेट कॉलेजेस ही डिसाइड करेंगी। सो प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टाइपेंड यूपी में देते हैं वो आप अगर देखो तो कुछ कॉलेजेस में 30 to 35,000 स्टाइपेंड दी जाती है, कुछ कॉलेजेस में 20-25,000 भी दी जाती है। सो कहीं ना कहीं हर स्टेट में स्टाइपेंड को लेकर के तो प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं। आई होप कि गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। और हरियाणा से भी एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें हरियाणा की प्रपोज्ड फीस को लेकर के इन्होंने एक गैजेट पब्लिश किया है। और प्रपोज्ड फीस की अगर बात करें तो बीडी शर्मा रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, दैट मीन्स कि आदेश, एनसी और इस बार से अल-फलाह, ये तीनों कॉलेजेस की जो क्लिनिकल की फीस होगी वो 20, इससे पहले 14 लाख 50,000 पर एनएम थी, प्लस 10% इंक्रीमेंट थी क्लिनिकल की। बट अब वो हो सकता है कि उसे बढ़ा करके 20 लाख पर एनएम प्लस 10% इंक्रीमेंट की जा सकती है। दैट मीन्स कि अब जो आप कह सकते हो कि हरियाणा में जो सस्ते कॉलेजेस थे 14.5 लाख वाली, वो उनकी फीस बढ़ करके अब से 20 लाख पर एनएम प्लस 10% इंक्रीमेंट होने वाली है। सो ये जो है ये हरियाणा से गैजेट आई है। ऑब्वियसली जब ये चीज़ें चेंज हो रही है तो इसका इम्पैक्ट आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली काउंसलिंग में देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब तक हरियाणा की फ़ीस 14 लाख थी तब तक ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वो अफोर्डेबल थी। अब जब उसकी फ़ीस 20 लाख हो चुकी है तो अब वो जितने स्टूडेंट्स के लिए पहले अफोर्डेबल थी वो अब उतने स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। सो ऑब्वियसली जो उनकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर जाएगी। सो गाइज, ये
जो है नोटिफिकेशंस वो अभी फिलहाल नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए आए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो यू हैव नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको जानना हो कि आपको कौन कौन सी स्टेट्स की काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स में आपके रैंक पे कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकती है, उनकी फीस कितनी हो सकती है, उनमें बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, फॉर दैट यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल website, which is www.careermedia.ai. That's all for today guys. Thank you so much. Have a nice day.